हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। जेपीएससी क्या होता है, जेपीएससी में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जेपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई आपने की हो जिससे आप फॉर्म भर पाएँ। इसके अलावा एज लिमिट क्या होती है, जेपीएससी के टॉप पोस्ट कौन कौन से हैं, उन पर सैलरी क्या होती है। इसके अलावा जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जेपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित। सो अगर आप जेपीएससी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देने की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग। जेपीएससी का आधिकारिक संस्था है जो कि झारखंड राज्य की, यानी कि जो झारखंड स्टेट है उसकी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक पद हैं उन पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है, एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। दोस्तों अगर हम बात करें जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की, तो जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.goi.in। इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, फिर बात करते हैं सैलरी के बारे में, यानी कौन कौन सी पोस्ट होती है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। डिप्टी कलेक्टर यानी कि उप समाहर्ता का पोस्ट होता है और एसडीएम के पद पर भी नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, मतलब कि जो विज्ञापन जारी होता है, उसमें केवल डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मेंशन किया होता है, उप समाहर्ता का पोस्ट मेंशन किया गया होता है। इसके अलावा दोस्तों डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी का पोस्ट होता है, हिंदी में कहें तो पुलिस उपाधीक्षक का पोस्ट होता है। इसके अलावा जिला समादेष्टा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर का पोस्ट होता है। जेल सुपरिटेंडेंट यानी कि कारा अधीक्षक का पोस्ट होता है। इसके अलावा असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर यानी कि सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, ये पोस्ट होते हैं। इसके अलावा झारखंड एजुकेशन सर्विस क्लास 2 ये पोस्ट होता है। इसके अलावा जूनियर रजिस्ट्रार यानी कि अवर निबंधक का पोस्ट होता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि सहायक निबंधक का पोस्ट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी यानी कि सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, ये पोस्ट होता है। इसके अलावा प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर यानी कि नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, ये पोस्ट होते हैं। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर यानी कि प्रोबेशन पदाधिकारी का पोस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य पद भी हो सकते हैं, यानी कि अन्य पोस्ट भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि वैकेंसी पर, कि वैकेंसी जो है वो किन किन पदों पर भर्ती के लिए आई है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें, जो विज्ञापन जारी होता है आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें जो पोस्ट मेंशन किए गए हों कि ये जो भर्ती है ये इन पदों पर होनी है। अगर आप उनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आवेदन कीजिए, यानी कि अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम दे करके उस पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाइए। दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए हाइट और चेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। वो कौन कौन सी पोस्ट है आइए जानते हैं उनके बारे में। तो वो पोस्ट है पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी का पोस्ट, जिला समादेष्टा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर का पोस्ट, काराधीक्षक यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर का पोस्ट। ये जो पोस्ट है इनके लिए हाइट और चेस्ट मायने रखती है, यानी कि हाइट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। आइए जानते हैं कितनी हाइट और चेस्ट होना चाहिए। अगर आप एक अनरिजर्व्ड या फिर बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जो लंबाई है या फिर हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि महिला उम्मीदवार हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपकी हाइट यानी कि आपकी ऊंचाई या फिर आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेस्ट के बारे में, तो अगर आप एक जनरल या फिर बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, तो कम से कम आपका जो चेस्ट है यानी कि जो सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एक एसटी या फिर एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो चेस्ट है यानी कि आपका जो सीना है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम में कोई भी अटैम्प्ट लिमिट नहीं है, मतलब कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस आपको अपनी एज लिमिट का यानी कि अपर एज लिमिट का ध्यान रखना है।
तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोस्ट और इधर देख पा रहे होंगे पे स्केल और ग्रेड पे। यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेड पे है 5400 रुपये और कुछ पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेड पे है 4800 रुपये। सबसे पहले हम बात करते हैं उन पोस्ट के बारे में जिनके लिए ग्रेड पे 5400 रुपये है। उप समाहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी का पोस्ट, जिला समादेष्टा का पोस्ट, काराधीक्षक, सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 और निबंधक, सहायक निबंधक। ये जो पोस्ट है इन सभी पोस्ट के लिए ग्रेड पे है 5400 रुपये और पे स्केल है 9300 से 34800 रुपये। ठीक है, तो ये जो पे स्केल है और ग्रेड पे है इसके हिसाब से सैलरी मिलती है। इसके अलावा भत्ते मिलते हैं, मतलब कि अदर अलाउंसेज मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी सरकार की तरफ से दी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पोस्ट सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी। ये जो पोस्ट हैं इन पर ग्रेड पे रहता है 4800 रुपये और पे स्केल रहता है 9300 से 34800 रुपये। ठीक है, तो ये रहता है ग्रेड पे और पे स्केल। इसके अलावा अन्य सुविधाएं मिलती हैं, अन्य भत्ते मिलते हैं यानी कि अदर अलाउंसेज भी मिलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जेपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, मतलब स्टेट लेवल पर जो सिविल सेवा परीक्षा कराई जाती है यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर का एग्ज़ाम कराया जाता है या फिर डीएसपी का या फिर जो अदर पोस्ट हमने आपको बताए हैं, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन पास। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी, बीटेक, पीसीए, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, बीबीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स आपने किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डिग्री है वो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने चाहे रेगुलर मोड में किया हो या फिर आपने डिस्टेंस मोड के जरिए यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो ग्रेजुएशन में आपको कम से कम पास होना ज़रूरी है, मतलब कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स अगर आपने ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हैं, अगर आप हर एक सब्जेक्ट में पास हैं तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो एज है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम एज लिमिट है, मतलब कि जो अपर एज लिमिट है वो है 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर आप एक ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 37 वर्ष यानी कि 37 ईयर्स। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड या फिर ईबीसी या फिर बीसी कैटेगरी की, तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 38 वर्ष यानी कि 38 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप एक एसटी या फिर एससी कैटेगरी के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट है 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल यानी कि 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरीके से आपके लिए अपर एज लिमिट हो जाती है 45 ईयर्स यानी कि 45 वर्ष। और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 5 साल की यानी कि 5 ईयर्स की छूट रहती है। इस तरीके से आप 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स की जो एज है उस तक फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए इसमें 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तब आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है यानी कि एक जांच परीक्षा होती है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तब आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तब आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों मेन एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। अगर आप अच्छे तरीके से सभी स्टेज क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। कौन कौन से? जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है यानी कि एक पेपर 200 नंबर का होता है। इस तरीके से 2 पेपर देने होते हैं तो टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 400 यानी कि 400। और क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिलता है। आप चाहे तो हिंदी में हल कर सकते हैं और आप चाहे तो अंग्रेजी में पेपर को हल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के देखने को मिलते हैं। एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि एक जांच परीक्षा होती है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तब आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, मेन एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 6 पेपर देने होते हैं, यानी कि टोटल 6 पेपर्स आपको देने होते हैं। और इनमें आपको जो क्वेश्चन है वो लिखने वाले मिलते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। ये आपका लिखित परीक्षा होता है, मतलब कि रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें जो पहला पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि जो पहला पेपर होता है ये केवल क्वालिफाई करना होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। दोस्तों इस पेपर में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स का समय दिया जाता है। ये जो पेपर है 100 नंबर का होता है। दूसरा पेपर लैंग्वेज एंड लिटरेचर का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लिटरेचर चूज कर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं। और इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स का समय दिया जाता है। और ये जो पेपर है 150 नंबर यानी कि 150 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, मतलब कि इसको भी आपको लिखना होता है। तीसरे पेपर में सोशल साइंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है और ये पेपर 200 नंबर यानी कि 200 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। चौथा पेपर जो होता है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 घंटे समय मिलता है और 200 नंबर का पेपर होता है। पांचवा पेपर जो होता है इसमें इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है और 200 नंबर का पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ये पेपर होता है। अगर हम बात करें लास्ट पेपर की, तो लास्ट पेपर में जनरल साइंसेस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 घंटे समय मिलता है और 200 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से दोस्तों मेन एग्जाम के टोटल मार्क्स हो जाते हैं 950 यानी कि 950। दोस्तों ये वे मार्क्स हैं जो आपकी फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। ठीक है, पहला पेपर जो होता है उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन ये जो 5 पेपर बचते हैं इनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। तो इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 950। अगर हम बात करें इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की, पर्सनालिटी टेस्ट की, तो इंटरव्यू जो होता है ये 100 नंबर का होता है। इस तरीके से मेन एग्जाम के 950 नंबर प्लस इंटरव्यू के 100 नंबर, तो टोटल हो जाते हैं 1050। ये जो 1050 नंबर होते हैं इनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और उस आधार पर सिलेक्शन होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।